नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी की कक्षा में। दोस्तों, हम आज आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पाठ 5 जो कि है नाना साहब की पुत्री मैना देवी को भस्म कर दिया गया, उसके अगले भाग का अध्ययन करने जा रहे हैं। पिछले भागों में आपने जाना कि किस प्रकार से अंग्रेजी सेना नाना धुंधुबन साहिब को के महल को नष्ट करने के लिए आती है और वहां उनकी सुंदर बालिका जो सुंदर पुत्री है वो सामने आ जाती है और वे उस महल को बचाने का प्रयास करती है। लेकिन कैप्टन जो सेनापति हे थे उनकी बात को भी जनरल आउटरम मना कर देते हैं, क्योंकि अंग्रेजी सरकार ने ये आदेश दिया था कि नाना धुंधुबन साहिब से जुड़ी हुई सभी चीजों को नष्ट कर दिया जाए। और इसके बाद में लंदन के मंत्रिमंडल ने यह निर्णय किया था कि नाना धुंधुबन साहिब और उनकी जो भी संपत्ति है या उनके जो भी वंश हैं उनको नष्ट कर दिया जाए। आगे बढ़ते हैं आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पृष्ठ संख्या 54 पर, जिसमें उस समय लंदन के सुप्रसिद्ध टाइम्स पत्र में 6 सितंबर को यह एक लेख में लिखा गया बड़े दुख का विषय है कि भारत सरकार आज तक उस दुर्दांत नाना साहब को नहीं पकड़ सकी। लंदन के एक सुप्रसिद्ध अखबार है टाइम्स, उसमें 6 सितंबर को यह लिखा गया था कि अत्यंत दुख का विषय है कि भारत में जो अंग्रेजी सरकार है वह उस दुर्दांत बुरा अंत करने वाले दुर्दांत अर्थात बुरा अंत करने वाले नाना साहब को नहीं पकड़ सकी, जिस पर समस्त अंग्रेज जाति का भीषण क्रोध है और सारी अंग्रेज जाति उस पर क्रोधित हो रही है। और उसके क्रोधित होने का क्या कारण है वो बताते हैं। जब तक हम लोगों के शरीर में रक्त रहेगा तब तक कानपुर में अंग्रेजों के हत्याकांड का बदला लेना न भूलेंगे। यानी कि अंग्रेजी सरकार कह रही है कि जब तक अंग्रेजों के शरीर में रक्त है, उनके शरीर में लहू बह रहा है, तब तक वे जो नाना धुंधुबन साहिब ने कानपुर में अंग्रेजों की हत्या की थी उसको वो नहीं भूल पाएंगे। उस दिन पार्लियामेंट की हाउस ऑफ लॉर्ड्स सभा में सर थॉमस हे की एक रिपोर्ट पर बड़ी हंसी हुई, जिसमें सर हे ने नाना की कन्या पर दया दिखाने की बात लिखी थी। कैप्टन हे जो हैं उन्होंने जो लॉर्ड सभा है उसमें भी एक रिपोर्ट पढ़ी थी जिसमें उन्होंने नाना साहब की पुत्री पर दया दिखाने की बात की थी। आपको पता चला कि किस कारण से अंग्रेज नाना साहब से क्रोधित थे, अत्यंत क्रोधित क्यों थे? क्योंकि उन्होंने कानपुर में अनेकों अंग्रेजों को मौत के घाट उतार दिया था। हे के लिए निश्चय ही यह कलंक की बात है। जिस नाना ने अंग्रेज नर नारियों का संहार किया उसकी कन्या के लिए क्षमा। यानी कि जब हे ने मंत्रिमंडल में सभा में लॉर्ड सभा में हे की पुत्री को बचाने की बात, नाना साहब की पुत्री को बचाने के लिए कहा, तो सभी लोगों ने उनका हंसी से मजाक उड़ाते हुए कहा कि तुम्हारे लिए कलंक की बात है कि जिस नाना साहब ने अनेकों अंग्रेजों को मार दिया उसकी पुत्री को तुम बचाना चाहते हो। हमारा सारा जीवन युद्ध में बिताकर अंत में वृद्धावस्था में सर थॉमस हे एक मामूली महाराष्ट्र बालिका के सौंदर्य पर मोहित होकर अपना कर्तव्य ही भूल गए हैं। अब उनपे अनेक तरीके के आरोप लगने लगे कि थॉमस हे जो है वे अपनी पूरी जिंदगी तो अनेकों युद्ध करते रहे, लेकिन अंतिम वृद्धावस्था में आकर एक बालिका के रूप पर मोहित होकर और वे अपने कर्तव्य को भूल रहे हैं। हमारे मत से नाना के पुत्र, कन्या तथा अन्य कोई भी संबंधी जहां कहीं भी मिले मार डाला जाए। अंग्रेजी सरकार ने लॉर्ड सभा में ये बताया कि नाना साहब का कोई भी पुत्र, पुत्री या कोई भी संबंधी यदि मिलता है तो उसे मार देना चाहिए। नाना की जिस कन्या से हे का प्रेमालाप हुआ है उसको उन्हीं के सामने फांसी पर लटका देना चाहिए। अब उन्हें लगता है, अब वो उन पर अलग अलग आरोप लगाते हुए कहते हैं कि
नाना साहब की पुत्री है, जिससे कैप्टन हे को, जो सेनापति हे हैं, उन्हें प्रेम हुआ है, उसे इन्हीं के सामने फांसी दे देनी चाहिए। सन 57 के सितंबर मास में अर्धरात्रि के समय चांदनी में एक बालिका स्वच्छ उज्जवल वस्त्र पहने हुए नाना साहब के भग्ना अवशिष्ट प्रसाद के ढेर पर बैठी रो रही है और पास ही जनरल आउटरम की सेना भी ठहरी थी। सितंबर का महीना था, अर्धरात्रि का समय था और एक बालिका जिसने सफेद उज्जवल वस्त्र पहन रखे थे, वो नाना साहब के भग्नावशिष्ट शब्द का अर्थ है खंडर। और प्रासाद अर्थात महल। तो उनका जो भग्नावशिष्ट महल है, खंडर हुआ महल है, जिसे अंग्रेजों ने अपनी तोप के गोलों से खंडर बना दिया था, उस पर बैठी हुई बालिका रो रही थी और पास में ही जनरल आउटरम की सेना भी ठहरी थी। कुछ सैनिक रात्रि के समय रोने की आवाज सुनकर वहां गए। बालिका केवल रो रही थी। सैनिकों के प्रश्न का कोई उत्तर नहीं देती थी। सैनिकों ने उससे कई प्रश्न किए, लेकिन उसने कोई भी उत्तर नहीं दिया। इसके बाद कराल रूपधारी जनरल आउटरम भी वहां पहुंच गया। कराल रूपधारी, भयंकर रूपधारी। कराल भयंकर काल के समान रूप को धारण करके आउटरम भी वहां आ गया। वह उसे तुरंत पहचान कर बोला, ओह, यह नाना की लड़की मैना है। पर वह बालिका किसी और न देखती थी, न अपने चारों ओर सैनिकों को और देखकर जरा भी डरी। जब आउटरम वहां पे आया तो उसने तुरंत पहचान लिया कि ये नाना साहब की पुत्री है, लेकिन उस बालिका ने किसी की ओर भी नहीं देखा और सैनिकों से जरा सी भी नहीं डरी। जनरल आउटरम ने आगे बढ़कर कहा, अंग्रेज सरकार की आज्ञा से मैंने तुम्हें गिरफ्तार किया। अब आउटरम से कहता है कि मैं तुम्हें गिरफ्तार कर रहा हूं। मैना उसके मुंह की ओर देखकर आर्त स्वर में बोली, मुझे कुछ समय दीजिए जिसमें आज मैं यहां जी भर कर रो लूं। आर्त स्वर, दुखी स्वर। आर्त अर्थात दुखी। तो उस कन्या ने कहा कि आप दुखी स्वर में कहा, रोते हुए कहा कि आप मुझे थोड़ा समय दे दीजिए, मैं यहाँ पर जी भर कर रो लेना चाहती हूँ, क्योंकि वो उसका खुद का घर था और वह नष्ट हो गया था, इसलिए वह दुखी थी। पर पाषाण हृदय वाले जनरल ने उसकी अंतिम इच्छा भी पूरी होने न दी। उसी समय मैना के हाथ में हथकड़ी पड़ी और वह कानपुर के किले में लाकर कैद कर दी गई। जो आउटरम था, पाषाण हृदय अर्थात पत्थर दिल आउटरम के बारे में कहा गया कि उसने उसकी एक भी ना सुनी और उसके हाथों में बेड़ियां डाल करके उसे कानपुर के किले में लाकर के कैद किया गया। तो मैना देवी को सर्वप्रथम कहाँ कैद किया गया था? मैना देवी को सर्वप्रथम कानपुर के किले में कैद किया गया। उस समय महाराष्ट्रीय इतिहासवेत्ता महादेव चिटनविस के बाखर पत्र में छपा था। महाराष्ट्रीय इतिहासवेत्ता, महाराष्ट्र के इतिहास के जानकार, इतिहासवेत्ता, इतिहास के जानकार, इतिहास वेत्ता अर्थात इतिहास के जानकार। जो इतिहास के जानकार हैं चटनविस, कौन थे? महादेव चिटनविस। उनका एक अखबार छपा करता था जिसका नाम था बाखर। उस बाखर में उन्होंने लिखा
कि कल कानपुर के किले में एक भीषण हत्याकांड हो गया। नाना साहब की एकमात्र कन्या मैना धधकती हुई आग में जलाकर भस्म कर दी गई। उन्होंने अपने अखबार में छापा कि कानपुर के किले में एक हत्याकांड हुआ जिसमें नाना साहब की पुत्री मैना को आग में जला करके भस्म कर दिया गया। भीषण अग्नि में शांत और सरल मूर्ति उस अनुपमा बालिका को जलती देख सबने उसे देवी समझकर प्रणाम किया। जो वो भयंकर अग्नि जल रही थी उसमें वह शांत और शीतल स्वभाव वाली जो बालिका मैना थी उसको सभी ने देवी समझ करके प्रणाम किया, क्योंकि जो अपने पिता की एक निर्जीव वस्तु, निर्जीव संपत्ति के प्रति इतना प्रेम रखती है, वह अपने भारत के प्रति इतना प्रेम रखती है और अंग्रेजों की सेना के सामने उसने निडरता से जवाब दिया। इन सभी चीजों के कारण लोगों ने उसे देवी समझकर उसे प्रणाम किया। तो दोस्तों ये था आपका पार्ट 5, नाना साहब की पुत्री मैना देवी को भस्म कर दिया गया। आपको गृह कार्य के रूप में नाना साहब के जीवन, व उनके स्वतंत्रता संग्राम पर एक रिपोर्ट तैयार कीजिए। जो नाना धुंधुपंत साहिब हैं उनके जीवन और उनके स्वतंत्रता संग्राम, स्वतंत्रता के लिए उन्होंने क्या क्या प्रयास किए उस पर आपको एक रिपोर्ट तैयार करनी है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।